नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। जी हाँ, हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनसीपी के सांसद और वरिष्ठ नेता श्री तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर साहब से हम बातचीत करेंगे मोदी सरकार के कामकाज को लेकर, क्योंकि एक साल पूरे होने वाले हैं कुछ दिन में, और पिछले संसद सत्र में भी मोदी सरकार की क्या उपलब्धि रही और क्या उनकी नाकामियाँ हैं, इन तमाम मसले पर हम इनसे बात करके जानना चाहेंगे। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि संसद सत्र में कहा जाए तो विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने मदद नहीं की बीजेपी सरकार को। दो महत्वपूर्ण बिल, भूमि सुधार वाला लैंड एक्विजिशन बिल था और जीएसटी आपका ही बेबी कहा जाता है, क्योंकि आपकी सरकार ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया था। उस समय केवल गुजरात में विरोध था, लेकिन आपने दोनों ही बिल को ऐसे लटका दिया को कमेटी में अल्टीमेटली जाना पड़ा। नहीं, देखिए, हालांकि आज ही नायडू जी का बयान आया है कि इस सत्र में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे ज़्यादा बिल पास किए गए हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण बिल ज़रूर हैं। और जीएसटी का जहाँ तक सवाल है, लोकसभा से हम लोगों ने उसको पास भी किया है। राज्यसभा में जाकर उस पर लोगों को आपत्ति थी और लोगों ने कहा कि इसको जॉइंट कमेटी को देना चाहिए, ताकि जो उसमें सरकार जो संशोधन लेकर आई है उस पर चर्चा होना ज़रूरी है। और ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि जब भी कोई बिल आता है संशोधन के साथ, तो हमेशा कोशिश यही होती है कि वो स्टैंडिंग कमेटी में जाए। स्टैंडिंग कमेटी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि उसमें तमाम दलों के लोग होते हैं, फिर उसमें काफ़ी मंथन होता है किसी भी बिल पर, उसकी अच्छाई और उसकी बुराई, उसके सभी चीज़ों, सभी पहलुओं पर चर्चा होती है और उसके बाद किसी नतीजे पर स्टैंडिंग कमेटी पहुंचती है। वो किसी एक दल की तो होता नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजने में सरकार को कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर पार्लियामेंट में आएगी और फिर वहाँ बहस होगी और उसके बाद वो बिल बनेगा। तो ये दो, चूँकि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण का बिल था, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। एक्सपोज इसलिए हुई है कि 2013 में उनके दल ने समर्थन दिया था उस बिल को, वो कानून बना, और अब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो हमारी भूल थी। तो उस समय भूल थी या अभी भूल हो रही है, ये तो आगे आने वाला इतिहास बताएगा या समय बताएगा। क्योंकि आज जो किसान है, आज वो अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि इस सरकार ने जितनी भी उम्मीदें जगाई थी 2014 के लोकसभा के चुनाव में कि उनको सही मूल्य मिलेगा, उनके हर तरह से उनके हितों की रक्षा होगी, लेकिन यहाँ तो उनकी ज़मीन ही लेने की बात चल रही है। तो इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने अमेंडमेंट तो किए थे, संशोधन किए थे और आप लोगों से बात भी किया, लेकिन वो फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं उसको एक ज्वाइंट कमेटी की तरफ धकेल दिए। नहीं, इसीलिए ढकेल दिया आप लोगों ने, क्योंकि उस संशोधन जो था, जो उसकी मूल आत्मा थी, उसी को समाप्त कर दिया था उन्होंने। क्योंकि हम लोगों का सबसे पहले ये मानना था कि आप जब किसान से ज़मीन ले रहे हैं तो किसान के लिए उस ज़मीन का कितना महत्व है हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि वही उनके एक तरह से भविष्य का, उनके पालन पोषण का, उनके परिवार की कुल पूंजी वही है। उस पूंजी को आप कह रहे हैं कि हम लेंगे, ठीक है, आप ले लो, लेकिन कम से कम उनकी इजाज़त तो लो, उनकी सहमति तो लो। तो ये जो बिल जो बनाया है सरकार ने, नया बिल जो 2014 का, उसमें उनकी सहमति की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने उनको कहा कि अगर 5 साल में जो प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं होती है तो वो ज़मीन उनको लौटाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने उनकी ज़मीन ली है और वो काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर उस ज़मीन को आप क्यों हथिया कर रखना चाहते हैं या उस पूंजीपति को आप देना चाहते हैं। तो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, ठीक है, हम लोग सब सहमत हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ उद्योग लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो उपजाऊ ज़मीन है वही क्यों आपको लेना चाहिए? शहर के नज़दीक जो ज़मीन है वही क्यों लेनी चाहिए? आप क्यों नहीं जो बैरन ज़मीन है उसमें जाते हैं? ऐसी ज़मीन जो बंजर है, जहाँ कुछ और दूसरा काम नहीं हो सकता है, जहाँ कृषि का काम नहीं हो सकता है, वहाँ जाकर अगर आप इंडस्ट्री लगाएं या शहर बसाएं तो उसमें क्या नुकसान है? लेकिन सरकार को असल में तो उनको जो बड़े उद्योग घराने हैं, बड़े जो कॉरपोरेट्स हाउसेस हैं, उनको एक तरह से उनकी मदद करनी है। वो ज़मीन
उनको देना है, तो किसी न किसी रास्ते से उनको देना है, डायरेक्ट दे नहीं सकते। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर, स्कूल अस्पताल के नाम पर, इस तरह से वो करना चाहते हैं। तो आज भी रेलवे के पास बहुत ज़मीन है, आज भी जितना पब्लिक सेक्टर आप देख लीजिए उनके पास बहुत ज़मीन है, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ज़रूरी थी, इतना जल्दी क्या थी कि आपको ये कानून में संशोधन करने तारिक साहब, लेकिन सरकार का आरोप है कि आप लोग जो विकास को चाहते हैं, लेकिन विकास पर राजनीति भारी पड़ रहा है। आप लोग हर चीज़ में एक राजनीति लेकर आते हैं, अपोजिशन की राजनीति, और उससे कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता है, ये सरकार का मानना है। नहीं, देखिए, विकास के नाम पर आप एक किसानों को बिल्कुल उनको समाप्त कर दें तो ये संभव नहीं है, इसको कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देगा। देखिए, जितना किसानों का संगठन है सब इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि जो संघ परिवार है उसमें भी इस मामले को लेकर काफ़ी विवाद है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब इतना विरोध है तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को तो देश की नब्ज़ पर उसका उनकी पहचान होनी चाहिए कि आज ये सारा किसान आज इस बात को लेकर बिल्कुल बेचैन है कि अगर ये बिल पास होगा तो उसका भविष्य क्या बचेगा। सरकार का ये भी आरोप है कि आपकी पिछली सरकार महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी कांग्रेस के साथ मिलकर, उस सरकार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने चिट्ठी लिखा था और वो चाहते थे कि लैंड एक्विजिशन बिल को और थोड़ा सॉफ्टन किया जाए ताकि कि डेवलपमेंट का काम बहुत जगह रुक रहा था। ये चिट्ठी वो दिखाते हैं। देखिए, बार बार एक ही बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सवाल ये है कि जो कानून बना था वो पार्लियामेंट से बना था। स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? आज जो वर्तमान हमारी स्पीकर हैं मिसेस महाजन, वो हमारी उस स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। उसमें काफ़ी मंथन हुआ है, उसके बाद भी सुषमा जी ने कुछ संशोधन लाया था जो विपक्ष की नेता थी उस समय, अरुण जेटली जी ने लाया, उसको भी स्वीकार किया गया। तो सब कुछ करने के बाद जब हम एक नतीजे पर पहुँचे और एकाएक प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये तो इसमें हम लोगों ने समर्थन दे के गलती की है, तो ये जो बातें हो रही हैं मैं समझता हूँ कि किसी दबाव में हो रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का मंशा कुछ और है। सिर्फ विकास के नाम पर ये काम नहीं हो रहा है। विकास के लिए हमारे पास काफ़ी ज़मीन उपलब्ध है, अगर चाहते हैं प्रधानमंत्री उसको करना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तारिक साहब, मोदी सरकार के करीब करीब 1 साल पूरे हो जाने वाले हैं। मेक इन इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया था, उस मातहत जो है वो कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, अभी भी वो चाइना, साउथ कोरिया, मंगोलिया की यात्रा है। इस मुहिम को आप किस तरह से देखते हैं? अब 1 साल बीतने वाले हैं। देखिए, अभी तक तो 1 साल में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हुई नहीं है। ठीक है, विदेश यात्रा में वो हम मान सकते हैं कि पिछले तमाम जितने भी प्रधानमंत्री हमारे देश के गुजरे हैं उसमें नंबर 1 पर मोदी जी आ गए हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से लेके, अमेरिका से लेके, कनाडा से लेके और तमाम यूरोप के देश और इधर अब चाइना तक पहुंच चुके हैं, वो कोई देश छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो गिनीज बुक होता है उसमें अपना नाम वो रखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया का भ्रमण उन्होंने किया है। तो भ्रमण करने से देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए, अभी तक FDI नहीं आ रहा है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात प्रधानमंत्री पहले दिन से कर रहे हैं, इतने देशों का दौरा करने के बाद सिर्फ ज़बानी आश्वासन ज़रूर मिल रहा है लेकिन कहीं से भी FDI आ नहीं रहा है। और जो मेक इन इंडिया की बात वो कर रहे हैं, अभी तक उस दिशा में भी कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है, सिर्फ नारा ही दिया गया है, स्लोगन ही दिया गया है। तो स्लोगन से देश नहीं चलेगा ना। अभी तक एम्प्लॉयमेंट जो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, आज तक लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो काले धन की बात उन्होंने कही थी कि 100 दिनों में काले धन वापस लाएंगे, अभी कल जाकर इन्होंने कानून बनाया है, तो 1 साल के बाद वो कानून बना है। हम जबकि उसमें भी जो जेठमलानी जी हैं और सुब्रमण्यम स्वामी हैं और दूसरे लोग हैं जो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं, अरुण सूरी जी हैं कि सरकार की दिशा सही नहीं है और इस कानून से ब्लैक मनी वापस नहीं आने वाला है। तारिक साहब, आप जहाँ से जीत के आते हैं वो एरिया लगा हुआ है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के मामले में एक लैंड अरेंजमेंट को लेकर उनके साथ सेटलमेंट हुआ, एक समझौता हुआ,
क्या आप उसको एक अचीवमेंट नहीं मानते हैं कि हमारा लंबे समय से वो लटका हुआ था और उसका लाभ क्या इंडिया को नहीं नहीं, मिलेगा? तो उसमें तो सभी पार्टी ने उनको सहयोग दिया है, वो सर्वसम्मति से वो बिल पास हुआ है और वो इसकी शुरुआत हम ही लोगों के वक्त में हुई थी। मनमोहन सिंह जी बांग्लादेश गए थे, वहाँ बात करके आए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करके आए थे और ये सारी जो चीज़ें हैं इसका बैकग्राउंड जो है उसकी ज़मीन पहले से तैयार की गई थी। अब उस ज़मीन में अगर कुछ इन्होंने अगर उपलब्धि कर ली तो उसको अपने पीठ थपथपाने से नहीं होगा। ये काम यूपीए के वक्त से इसकी शुरुआत हुई, अभी भले इसे उसको सरकार की उसको उपलब्धि नहीं मानेंगे? नहीं, उसको अंतिम रूप इन्होंने ज़रूर दिया है, लेकिन इस तमाम चीज़ों के बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो ये यूपीए का ही प्रयास था कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे हों। इस बात का प्रयास हम जो हमारी विदेश नीति है उसके अनुसार हमेशा हम करते रहे हैं। ठीक है, अभी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन तो भी हम लोगों की अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, जहाँ भी हो, उन सब के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। क्योंकि पड़ोसी हम नहीं बदल सकते हैं, हम अपना मित्र बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। इसलिए पड़ोसी देशों से अगर हमारे संबंध अच्छे हों तो उससे हमको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हम सब उन देशों के मुकाबले में हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है, हम बड़ा देश है, हम व्यापार कर सकते हैं उनके साथ, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये सब हमको सोचना पड़ेगा। सर, सरकार का जो 1 साल का कार्यकाल रहा है इकोनॉमी के फ्रंट पे, चाहे आप रेलवे में रिफॉर्म के फ्रंट पे या पॉलिसी के फ्रंट पे, उसको आप कैसे देखते हैं? रेलवे में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है अभी तक। तो हमको तो ताज्जुब है कि ये पहला बजट रेलवे का था जिसमें एक भी नई ट्रेन नहीं का की जानकारी या ऐलान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? सवाल ये है कि देश की आबादी बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, लोगों के डिमांड बढ़ रहे हैं, हर आदमी रेल से सफ़र करना चाहता है। रेल जो हमारे यहाँ का एक तरह से लाइफ लाइन माना जाता है, जीवन रेखा उसको हम कहते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं हम ट्रेन नहीं बढ़ाएंगे, हम कोई नई लाइन नहीं ले जाएंगे, हम कोई ऐसा नया काम नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं कीजिएगा? सवाल, आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात करें, बुलेट ट्रेन में कितने लोग सफ़र करेंगे और किस लेवल के लोग सफ़र करेंगे? आज गरीबों को सफ़र करना मुश्किल है। आज हमारे यहाँ जैसे बिहार से और तमाम राज्यों से, राजस्थान से, उड़ीसा से, यूपी से, आज मज़दूर जो है वो दूसरी जगह प्लान करता है, वो अपने मजदूरी करने के लिए, अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए कोई बम्बई जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, जिसको जहाँ मौका है वो जा रहा है, मेट्रो सिटीज़ में जा रहा है। तो उसके सफ़र की आपको चिंता नहीं है कि वो कैसे सफ़र करेगा। आपको चिंता है कि बॉम्बे और गुजरात के बीच में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये बड़े बड़े हीरा के व्यापारी हैं, उनको कैसे हम सुविधा पहुंचाएं, उनके लिए बुलेट ट्रेन कैसे चलाएं। तो मैं समझता हूं कि अभी हमारे देश की जो स्थिति है वो हमें सोचनी चाहिए। वो 70-80% लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो गरीब लोग हैं, जो रेल से सफ़र करने में असक्षम हैं, उनको कैसे हम सुविधा पहुंचा सकते हैं, कैसे सस्ते से सस्ती कीमत पर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो सोचना चाहिए, ना कि बुलेट ट्रेन के बारे में सोचना। सर, अगर तारिक साहब लॉ एंड ऑर्डर की बात आपसे करें हम, कि सरकार पिछले 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर को लेके, चाहे स्टेट के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है, चाहे नक्सल समस्या है या कुछ और भी जो कई जगह आतंकवादी समस्याएं थी, इसको हल करने में क्या कामयाब दिख रही है? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, नक्सल जो एक्टिविटीज़ है वो कम नहीं हुई है, अभी भी है, हो रही है, हर जगह घटनाएं हो रही हैं। हर कोई महीना ऐसा नहीं गया है जिसमें नक्सल लोगों ने हमारे पारामिलिट्री फोर्स पे या अटैक नहीं किया हो। उसी तरह से आज जो देश के अंदर जो सबसे बड़ा जो है ख़तरा, वो है जो सामाजिक सद्भाव बना हुआ हमारे यहाँ, आज वो ख़तरे में पड़ गया है इस सरकार में। आज जो इस देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके समर्थक या संघ परिवार का बयान आता है, कभी धर्म परिवर्तन की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि लव जिहाद की बात होती है, कभी घर वापसी की बात होती है। इन चीज़ों से कभी गिरजाघरों पर अटैक हो रहा है।
तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, इससे आज देश का जो एक बहुत बड़ी जो हमारे देश में जनसंख्या है अल्पसंख्यक की, लगभग 20% है, वो आज अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं इस सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। क्या इस सरकार के जो सिस्टर बॉडी है, जो आरएसएस है, बीएचपी हैं, वो इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक राजनीतिक मखौटा है। इसके पीछे आरएसएस आप देखते हैं, इस साल भी देखिए, इसके पहले भी देखिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे किसका हाथ था? आरएसएस का हाथ था। तो आरएसएस से जो है वो जिसको कह सकते हैं कि सही मानों में वही संगठन है और वहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो चाहे बजरंग दल हो, चाहे और दूसरे संगठन हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या जो भी है, वो सारे उसी के तहत काम करते हैं और वो सारी चीज़ योजनाबद्ध होकर तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी ऐसे ही बोल रहा है, मंत्री ऐसे ही बोल रहे हैं, सांसद ऐसे ही बोल जाते हैं। सबको बोलने की इजाज़त लेनी पड़ती है संघ परिवार से, और जब तक संघ का क्लियरेंस नहीं हो, मजाल नहीं कि कोई आदमी वो पत्ता भी हिल जाए, भारतीय जनता पार्टी हो या पूरा संघ परिवार का जितना भी उनके विंग हैं, वो सारे विंग का कंट्रोल वो आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में है। सर, हम चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि अगर हम पूरे सरकार के इस 1 साल कार्यकाल को अगर हमको नंबर देना हो आउट ऑफ 10, तो आप एक अनुभवी नेता रहे हैं सब, आप कितना नंबर देंगे? ये तो बड़ा कठिन सवाल आपने किया है। हमें तो कहीं नहीं लगता है कि कोई ऐसा काम इन्होंने किया हो जिसमें इनको कोई भी नंबर। विपक्ष का काम आलोचना करना नहीं, होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो हर तरह से बहस करने को तैयार हैं, लेकिन जहाँ तक नंबर का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि कोई नंबर का ऐसा इन्होंने कोई काम किया हो जिसमें इनको नंबर भी दिया जाए। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। ये थे एनसीपी के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब, जो हमसे बात कर रहे थे मोदी सरकार के कामकाज को लेके और संसद में जो सत्र के साथ जो राजनीति हुई उसको लेकर बात कर रहे थे। आज इस बातचीत में और उस मुद्दा में इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।